रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 45। हीरों की चमक इंसान को सारे रिश्ते फरामोश करने पर मजबूर कर देती है। सरफराज फिरोज़ुद्दीन ने भी दोस्त खो दिए। क्या आप लोगों में कोई इख्तलाफ हो गया? हाँ, और उसका रूहे रवां फरजान आमरी था और जिसकी कहानी सुनी गई थी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो आप उस तक पहुँच गए थे। हाँ, और उस वक़्त तक हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था। बेज़ाहिर फरजान एक सच्चा इंसान था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी फितरत में असबियत घुल गई। उसका रवैया मेरे साथ ठीक ना रहा और बिल आकर उसने हम लोगों में दो गिरोह करवा दिए। बड़ा दुख हुआ था फिरोज़ुद्दीन को छोड़कर। ओहो, मैंने तासुफ से कहा। हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस तय पाया था कि एक दूसरे से दूर रहकर किस्मत आजमाई करें। हाँ, फिरोज़ ने यह ज़रूर कहा था कि अगर मुस्तकबिल में हमारे रास्ते मिले तो हम दुश्मन की तरह मिलेंगे। क्या हो गया नवाब साहब को? दोस्तों का बिछड़ जाना बड़ी बदकिस्मती होती है। फरजान आमरी के वैशी लड़के का क्या हुआ? वो भी साथ था और उन्होंने नीतिका की रवानगी की तैयारियां कर ली थी। अब ये तो खुदा ही जाने कि वो कहाँ तक पहुँचे। मैंने एक गहरी सांस ली और कर्नल डिक्सन भी गमज़दा शक्ल बनाए बैठा रहा। बहरहाल कर्नल डिक्सन, हालात हमारे ताबे नहीं हुए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अब क्या प्रोग्राम है। यकीन करो, उकता गया हूँ। अगर हालात साथ दे सके तो वापसी का सफ़र करना चाहता हूँ। दर हकीकत हीरों की चमक ज़िंदगी से बहुत दूर कर देती है। मुझे बेहद अफसोस हुआ। आपके साथियों का भी यही प्रोग्राम है। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी तो अब एक नई हैसियत रखती है। यकीन करो, हम में से किसी को ज़िंदगी के चंद लम्हात से ज़्यादा होने का एहसास नहीं था। ये हालात कुदरत के बस में होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक पेशकश करना चाहता हूँ। क्या? ये तवील अरसा मेरे लिए भी नागोनागो तजर्बात का रहा, लेकिन मैंने हालात से शिकस्त कबूल नहीं की। मैं उस मंबा तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरा निस्बल ऐन है। अगर मेरा साथ पसंद करे तो मेरी पेशकश कबूल कर ले। कर्नल डिक्सन ने मेरी बात पर सर झुका लिया, फिर बोला, मेरे सामने मेरा मुतय्यन करदा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी हर तरह मदद कर सकता हूं। मुझे आगे ले जाना चाहते हो सरफराज? कर्नल डिक्सन ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया और कर्नल डिक्सन किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन उठाते हुए कहा, मैं ये कहकर ख्वाह मख्वाह बनने की कोशिश नहीं करूँगा कि मैं हीरों का तस्वर छोड़ चुका हूँ और अब सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन बेटे, एक बात ज़रूर मेरे जहन में है। क्या कर्नल डिक्सन? तुम अनोखे इंसान हो। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम मेरे और इन सब के बास भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि सरफराज कि मैं इसके बारे में खुलकर गुफ्तगू कर लूँ। नहायत मुनासिब बात है, मैंने कहा, और उसे मेरा तो वहम महसूस करोगे। नहीं, मेरा ख्याल है ये अच्छी बात होगी। मैं उन लोगों को रज़ामंद कर लूँगा और उनसे कौन कौन हमारे साथ जाएगा और उन्हें तुम्हारी पेशकश भी बता दूँगा। तो मुझे इसके बारे में बताओ। आप खुद ही फैसला करें कर्नल, मैंने कहा। तो फिर सुनो सरफराज, इस महम के सिलसिले में जो तुम्हारा मिशन है, वजह तो हैसियत दूसरी रखता है। इसमें मुदाखलत की जुरात नहीं हम कर सकते। वैसे ये बेचारगी जिस वक्त चली थी, उस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारी पोजीशन सबसे ज़्यादा मजबूत रही।
तुम ने पार्टी की मदद की और पार्टी से अलहदा होने के बाद भी कामरान रहे, जबकि हम जिंदगी के रास्तों से हटकर क्रूद के जबेलों में दाखिल हो गए थे। वो तो तकदीर की बात है कर्नल, मैंने कहा। बेशक, लेकिन तुम नीमो फरासत में भी एक ठोस हकीकत रखते हो। हाँ, हर काम के लिए थोड़ी सी कोशिश तो ज़रूरी होती है। हम सब नीति का चलेंगे, अगर किस्मत ने यावरी की तो कामरान होंगे। हीरों के असूल के बाद उनके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हम सब आपस में तकसीम कर लेंगे। मेरे ख्याल है ये काफ़ी है, तुम हम सब की रहनुमाई करोगे। ठीक है, बुजुर्ग की हैसियत से मैं आपको तरजीह दूंगा कर्नल, लेकिन उसके लिए तुम बेहतर हो, मुझे एतराज़ ना होगा। तुम्हारे साथ जाने वाले तुम्हारे अहकामात की तामीर करेंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूँगा, कर्नल डिक्सन ने पुरखलूस लहजे में कहा। ठीक है कर्नल, मेरे अहकामात ही क्या होंगे, सिवाय इसके कि पार्टी में कोई एक दूसरे पर फौकियत ले जाने की कोशिश ना करे। हर शख्स डिसिप्लिन का पाबंद हो, इसमें हम सब की बेहतरी और भलाई होगी, और इसी बात पर मुझे कोई इख्तलाफ हो सकता है निहायत मुनासिब है। उसके अलावा मैंने भारी आवाज़ में कहा कि हमें खुराक की फराहमी के लिए जद्दोजहद करना होगी, पानी का बंदोबस्त रखना होगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम सफ़र करें, लेकिन उन मुर्दा इंसानों की मानद उन्हें देखकर एहसास हो कि वह ज़िंदगी से बेजार हैं और कोई बड़ी मुसीबत उस सहरा में उन्हें घसीट ले। इसके बारे में आपका ख्याल क्या है कर्नल डिक्सन? मैं तुम्हारी बात से मुतफिक हूँ। मुर्दा दिली जद्दोजहद के मुकाबल होती है। हम सब जिंदा हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं, तो फिर हम क्यों? बिल्कुल ठीक है, कर्नल ने एतराफ़ किया। बस तो कर्नल, आप इन तमाम लोगों से बात कर लें और उसके बाद हम नीति का सफ़र करेंगे। बस तो मुझे इजाज़त दो, कर्नल डिक्सन ने कहा। मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने मुस्कुराते हुए टोबो की तरफ देखा और टोबो भी मुस्कुरा दिया। क्या ख्याल है टोबो मेरी जान? बिल्कुल ठीक बास। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अरे नहीं बास, मैं आदम बेजार तो नहीं। ये लोग साथ हैंगे, हंगामे होंगे, कह के लगेंगे जैसे कि पहले। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। और फिर कर्नल डिक्सन ने मेरे पास आकर सब की आमादगी का इजहार कर दिया। उसने कहा कि जितने अफराद इस टीम में शामिल हैं, सब तुम्हारे ऊपर खुलकर एतमाद करते हैं और तुम्हारे हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं। यूँ समझो कि सरफराज, मैंने उन्हें तुम्हारे अल्फाज सुनाए तो उनके जिस्मों में नई ज़िंदगी दौड़ गई, और फिर हमने एक मुतय्यन किए हुए रास्ते पर सफ़र तय करना शुरू कर दिया। मैंने पहला ये हुक्म दिया कि जहाँ शिकार नज़र आए उसे शिकार करने की कोशिश की जाए। खुराक का माकूल ज़ख़ीरा हमारे साथ होना चाहिए। बस फिर क्या था, जवानों की आंखें सहराओं में भटकने लगीं। रफ्तार तेज़ हो गई और जब दूर से दरख्तों का सिलसिला नज़र आया तो गोया सब दौड़ पड़े। कर्नल डिक्सन और लड़कियां मेरे साथ थीं। अनोखी बात है सरफराज, तुम यकीन करो कि ये सब उसी तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे जैसे इनके जिस्मों की जान निकल चुकी हो, लेकिन अब तो इनकी कैफियत ही दूसरी है। मैं बेहद खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ कर्नल, मैंने कहा। ओहो देखो, शायद उन्होंने कुछ किया, कर्नल डिक्सन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, और हमने एक दिलचस्प मंजर देखा। सब के सब बेचारे हंसते थे। शिकार करना ज़ाहिर है इस वक्त कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वह जिस अंदाज में कोशिश कर रहे थे वही बेहद दिलचस्प था। उन्होंने एक बड़ी सींगों वाली नील गाय के गिर्द हिसार बना लिया था। नील गाय काफ़ी खौनखवार थी, तंदुरुस्त भी थी, लेकिन इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा रही थी। वो जिस तरफ दौड़ती वो लोग शोर मचाते और वो घबरा कर दूसरी तरफ भागने लगती, और यूं अपना हिसार तंग करते जा रहे थे, यहाँ तक कि नील गाय थक गई और वह सब उस पर पल पड़े। ना जाने किस तरह उन्होंने उसे ज़िबा किया, और यूं उन्होंने अपना पहला शिकार हमारे कब्जे में हुआ। 3-4 जवान नील गाय को लटकाए हुए ला रहे थे और दूसरे जवान मजीद शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। शाम हुई तो शिकार का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद था। कर्नल डिक्सन और टोबो उन लोगों को गोश्त महफूज करने के मशवरे दे रहे थे, और रात के खाने पर इस वीराने में खसूसी डिश का बंदोबस्त किया जा रहा था जो बग़ैर मिर्च मसाले की थी, लेकिन ये फीका गोश्त भी काम दे गया था। रात के खाने के बाद कर्नल डिक्सन मेरे पास आया और उसकी आंखें जोश का इजहार कर रही थी। हेलो बिग बॉस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो कर्नल, सब ठीक है ना? बिल्कुल, कर्नल डिक्सन दोनों बाजुओं पर हाथ फेरता हुआ बोला। और रात का खाना भी क्या उम्दा था, लेकिन हम
हम चाय नहीं पी सकते कर्नल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? बस आपसे कुछ और बातें करना थी। हाँ मैं तैयार हूँ। तो आइए उस तरफ बैठें। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्होंने लकड़ियों का ज़ख़ीरा जमा किया है, आप उन्हें जलाएंगे कर्नल, मैंने जवाब दिया। उम्दा जा रहे हो, मैं भी यही चाहता था। भाई उमंग एक बड़ी हैसियत रखता है, और फिर उनका रहनुमा तुम्हारे जैसा इंसान हो तो उसके बाद हमें जिस कदर बढ़ जाएं कम है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं कर्नल। नहीं, हकीकत क्या बता रहा हूँ। हम दोनों पत्थर पर बैठ गए। हाँ, आपकी चाय की बात कर रहे थे। हाँ भाई, अब जब ज़िंदगी के करीब लौट आए हैं तो ना जाने क्या ज़रूरतें महसूस हो रही हैं, कर्नल ने जवाब दिया। इस्तेमाल के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं, कर्नल ने बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में कहा, और मैं हंस पड़ा। ये एक किस्म की घास होती है, सूखी लकड़ियाँ। हमारे यहाँ बाद इलाकों में ख़ास तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है, और वो चाय की हैसियत से पी जाती है। मज़ा कैसा होता है? सिर्फ मज़ा नहीं, उम्दा, बल्कि उसका इस्तेमाल बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखता है। वेरी गुड। क्या वो इन जंगलों में मिल सकेगी? यकीनन मिल सकेगी, मैं देख चुका हूँ। ओहो, तो फिर बिस्मिल्लाह। कुछ और बातें भी करनी हैं। वो क्या? उन्हीं के लिए मैं आपसे कह रहा था। हाँ कहो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि कर्नल, हम सफ़र में इतनी तेज़ रफ्तारी से ना करें, बल्कि इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लें जो इस सफ़र में हमारी मुआवन हों। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या चीज़ें होंगी? मैं आपको उनकी फहरिस्त बता दूंगा। तो फिर बताओ। तुम इन जंगलात में 2 जानवर पकड़ेंगे जो सवारी के काम आ सकें। ओहो, मसलन, कर्नल डिक्सन ने इश्तियाक से पूछा। घोड़े, ज़ेबरे और इस किस्म के जो भी जानवर मिल जाएं, जैसे जंगली भैंसे। मगर पकड़ेंगे कैसे? अज़्मो हिम्मत से। मैं पहले आपको एक अमली तजर्बा दिखाऊंगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तुम इन लोगों की कैफियत देख चुके हो। जो कुछ तुम्हें बताते हो उस पर अमल करने के लिए दिलो जान से तैयार रहते हैं। मेरा ख्याल है कि तुमने उन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा करीब कर दिया है, उनको ज़हनों से खौफ दूर कर दिया है। उन्हें ज़िंदा रहने की उमंग तुमने ही दी है। मेरा ख्याल है कि वे इस काम में भी पूरी दिलचस्पी लेंगे। हम इन जंगलों में क़याम करेंगे। मुझे ये जगह काफ़ी दिलचस्प महसूस हुई। यहाँ हमारी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। मसलन, बस मैं आपको बता दूंगा, मैंने कहा। और वो चाय। मुहज़्ज़ब दुनिया में हम चाय पीने का तसव्वुर करते थे, और उम्दा किस्म की चाय या काफ़ी हमारे सामने होती थी। बहरहाल ये जंगलों की दुनिया है, और यहाँ की सरबत बहुत सुस्त है, और उसके लिए कल तक इंतज़ार करना होगा। हाँ, कर्नल डिक्सन हंस पड़ा। कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। सरबत स्लो जो ठहरी। बहरहाल दूसरे दिन सुबह को कर्नल डिक्सन ने मेरे इरादे का ऐलान कर दिया, और नौजवान तालियां बजाने लगे। डनीला लोसिया भी उन सारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। मिस डनीला, आपके, लोसिया के और दूसरी लड़कियों के सुपुर्द एक काम कर रहा हूँ, मैंने कहा। जी ज़रूर। ये छोटी सी झील हमारे लिए नेमत है। पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात ये कि झील के किनारे घड़ियाल या ऐसे जानवर नहीं हैं जिनसे ख़तरा हो। चुनाचा फ़िलहाल आप ये शिकार की खालें ले जाएं और इन्हें खूब साफ़ करके धो लें, और फिर इन्हें छोटे छोटे मशकीज़ों की शक्ल में सी लें। ओहो, वेरी गुड। इनमें पानी भरेंगे? डनीला दिलचस्पी से बोली। हाँ, ये झील हमारे साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन मिस्टर सरफराज। जी फरमाइए। हम इन्हें पिएंगे कैसे? अकल से। ओहो, इससे कबल ये बात मालूम ना थी कि अकल सलाई के काम भी आती है, लूसिया ने तंज़िया अंदाज में कहा। अकल तो हर काम आती है, बशर्ते कि उसके इस्तेमाल का तरीका आता हो। तब फिर आप ही बता दें, लूसिया ने कहा। क्यों मिस डनीला, क्या ख्याल है? शर्मिंदा हूँ, मैं भी नहीं समझ सकी, डनीला ने कहा। इस खाल में एक पतली सी पट्टी उतारी जाए। पत्थरों की यहाँ कमी नहीं। चंद नोकीले पत्थर लेकर खाल के किनारों पर सुराख किए जाएं, और मशकीज़ों को इस तरह सिया जाए कि उनमें रखना बाकी ना रहे। वैसे खाल में यह खसूसियत है कि खुश्क होकर रखने बंद कर लेती है। नहायत आसान बात है। कर्नल डिक्सन हंस पड़ा, और लड़कियां भी हंस पड़ीं, सवाए लूसिया के, और उसने हस्बे आदत नाक चढ़ाई थी। कर्नल, आप लड़कियों के साथ रहें। उनमें से 2-3 आदमी आप रखें, बाकी को मैं ले जा रहा हूँ। ओके कर्नल ने कहा, और मैंने नौजवानों को साथ लिया। हमें जानवरों की हड्डियों की तलाश करनी चाहिए, सूखी हुई, मजबूत और नोकेली, मैंने उन्हें अपने साथियों से कहा।
ओह बेहतर मिस्टर सरफराज, लेकिन उनका क्या करेंगे? भाई देखो, हम बिल्कुल नहते हैं। दरख्तों की लकड़ियों से हथियार बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए भी हथियार की ज़रूरत है। क्यों न ऐसी कुछ चीज़ें हमारे पास हों। बिल्कुल ठीक। और फिर मेरी हदायत पर अमल शुरू हो गया। सिर्फ चंद हड्डियाँ ऐसी मिली थी जो हमारे काम आ सकती थी। बहरहाल उन्हें ही गनीमत समझ लिया। लड़कियों और कर्नल डिक्सन के पास हम काफ़ी खुराक ले आए थे। खुद हमने जंगल में शिकार किया और खाया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। शाम तक हम जंगल में मसरूफ़ रहे और शिकार भी किया, फिर वापस चल पड़े। वैसे कर्नल से इतनी दूर नहीं गए थे कि किसी ख़ास वाक़े पर कर्नल के बारे में पता ना चल सकता। कर्नल और दूसरे लोग खैरियत से थे। वैसे इस दौरान कर्नल ने भी काम किया था। मेरी तरह उसने भी जानवरों की हड्डियों की मदद से दरख्तों की छाल उतारी और 2 लड़कियों को रस्सियाँ बार करने पर लगा दिया। वाह कर्नल, उम्दा, देखो मैं भी छाल लाया हूँ और यहाँ कई सयाल तैयार हैं। कर्नल ने अपनी तैयार करदा मसनूआत दिखाई। बहुत उम्दा कर्नल, इस छाल की मोटी रस्सियाँ तैयार करनी हैं, खूब मजबूत। आज मशलों की रोशनी में ओवर टाइम होगा, कर्नल ने कहा, और मिस्टर टोबो अपना कौमी गीत सुनाएंगे और दो नौजवान रक्स करेंगे, कर्नल डिक्सन ने कहा। नौजवान शोर मचाने और तालियां बजाने लगे। टोबो भी खुश था। आग जलाकर शिकार तैयार किया गया, लेकिन चाय हम आज भी नहीं बना सके थे क्योंकि पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन मौजूद नहीं था। और फिर रस्सियां बटी जाने लगी। किसी को मालूम नहीं था कि ये किस मकसद के लिए हैं, लेकिन सब काम कर रहे थे। टोबो कहीं से लकड़ी का 2 लकड़ियाँ उठा लाया था और फिर वो उसे बजा कर गीत गाने लगा और 2 नौजवान थरकने लगे। चारों तरफ आग रोशन थी, जिसके शोले खूब बुलंद थे और उन्होंने माहौल गर्म कर दिया था। कर्नल डिक्सन भी बच्चों में बच्चा बन गया। ना जाने कितनी मुद्दत गए तक सब के सब शोर मचाते हंसते गाते रहे। फिर पूरी रात के लिए 3 जवानों का तयन कर लिया गया, जिन्हें एक एक करके पहरा देना था। फिर दूसरी सुबह दूसरे काम शुरू हो गए। जानवरों को पकड़ने का प्रोग्राम आज भी नहीं रखा गया था, लेकिन हमने उस कार आमद जगह को छोड़ना भी मुनासिब ना समझा। रस्सियाँ दिन भर सूखती रहीं। मशकीज़े भी बनकर तैयार हो गए। शिकार के स्टॉक का भी माकूल बंदोबस्त कर लिया गया था। सब लोगों को मेरी तैयारियों का एहसास था। दर हकीकत रास्ते की सोबतों से ये बेहतर था कि एक जगह रुक कर मुकम्मल इंतज़ामात कर लिया जाए। दिन भर मसरूफियत रही और फिर रात हो गई। आज रात का क्या प्रोग्राम है? कर्नल डिक्सन ने पूछा। वही जो कल रात था। खूब, कर्नल डिक्सन मुस्कुराते हुए बोला और फिर चारों तरफ मसरूफ़ नौजवानों को देखने लगा। उसकी आंखों से मुसर्रत टपक रही थी। क्यों कर्नल, क्या आप मेरी बात से मुतफिक नहीं हैं? पूरी तरह मुतफिक हूँ भाई, मुतफिक ना होने की क्या बात है? कर्नल मोहब्बत से बोला। बहरहाल अपनी तफरीहात राहें, गाना बजाना, शोर गुल। टोबो जिंदा दिल इंसान था और इन जंगलों से जितना वो मानूस था, ज़ाहिर है कि हम में से कोई नहीं था। उसे इस बात की क्या परवाह हो सकती थी कि हालात क्या हैं, और ये सब जो महज़ब दुनिया छोड़कर इन जंगलों में भटक रहे हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है? वो तो मस्त होकर अफ्रीकी गीत गा रहा था, बस्तियों के रस्म व रिवाज अपना रहा था, उनके मौका पर के रक्स बता रहा था। रात गए तक हंगामे जारी रहे और फिर सब थक कर सोने के लिए लेट गए और दूसरी सुबह हस्बे मामूल पुरसकून थी। लेकिन आज मैं कुछ करने का इरादा रखता था। चुनाचा हमने रस्सियाँ संभाल लीं। नौजवानों के एक गिरोह को मैंने उस शो में शामिल कर लिया और फिर जंगली घोड़ों को काबू में करने की तरकीबें बताने लगा। नौजवान इस उम्दा प्रोग्राम से बहुत खुश हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने उनमें ज़िंदगी की रूह फूंक दी थी, और जब जिंदा दिल हों तो सारे कामों से दिलचस्पी महसूस होती है। रस्सियों के मखसूस किस्म के फंदे बनाए गए और फिर कर्नल डिक्सन हस्बे मामूल वहाँ छोड़ दिया गया और हम लोग चल पड़े। मिस्टर क्रोस्कोफर, मैंने अपने साथी एक कवि हिकल नौजवान को मुखातब किया। यस जस्ट, ओह नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझे सरफराज कहो, मैंने कहा। दिल से कह रहा हूँ जनाब। फिर भी मुझे अजीब लगता है, हम सब दोस्तों की हैसियत रखते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ओके मिस्टर सरफराज, फरमाइए। क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ज़रूरी है कि हम घोड़ों पर ही कनात करें? क्या मतलब? सवारी के लिए जो कुछ मिल जाए, मसलन। क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जंगली भैंसे भी काम आ सकते हैं।
ओहो, लेकिन उन्हें हैंडल करना सख्त मुश्किल होगा जब देखेंगे कर्नल फेस्टर। तुम चुस्त जियाले हो सरफराज, बाई गार्ड, बाज़ औक़ात तुम्हें देखकर सख्त हैरत होती है। हम अपने तौर तुम्हारा मुआवजा करने हैं तो खुद में नुमाया कमी पाते हैं। कोई कमी नहीं है क्रिस्टोफर, ख्याल ज़हन से निकाल दो, मैंने कहा, और क्रिस्टोफर कुछ सोचने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जाएगा मिस्टर सरफराज, किस बात से? हम तो बांगली जंगली बन जाएंगे। दर हकीकत आदमखोरों से निजात पाने के बाद जो ज़िंदगी मिली है वो अनोखी है। किस लिहाज से? मसलत का खौफ। आप गौर करें, हमारे साथियों की हमारी निगाहों के सामने तिका बोटी कर ली गई। हमारी जहनी कैफियत क्या होगी? बेशक, मैंने गर्दन हिलाई। मुझे उन लड़कियों पर हैरत है मिस्टर सरफराज, ना जाने उन्होंने ये मंजर कैसे बर्दाश्त कर लिया। मेरा ख्याल तो ये था कि वह ज़रूर खौफ से पागल हो जाएंगी। हाँ, हालात ही ऐसे थे। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में क्या कह रहा था? आपके शामिल हो जाने से दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई है। ज़िंदगी में एक नए पन का एहसास जाग उठा है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है क्रिस्टोफर, मेरा भी यही नज़रिया है। हम अपनी मर्ज़ी से इन सहराओं में रहे हैं। इससे कबल हमें इन सहूलतों का पूरा एहसास था। अगर हम ये सोचते कि अफ्रीका या सिर्फ के और दूर हाल दौलत हमारी मुंतज़र होगी, हम उठाएंगे और वापस किए जाएंगे, तो कैसी मज़का खेज़ बात है। हमारी जुर्रत और भरपूर जद्दोजहद करना होगी, इस तरह हम कामयाब होंगे। बेशक सब ज़िंदगी दाव पर ही लगा दी तो फिर मौत का खौफ क्या हकीकत रखता है? हमें तो कदम कदम पर मौत से बस अचानक खामोश हो गया। और उन लोगों ने शायद नहीं देखा था, लेकिन मेरी निगाह एक घोड़े पर पड़ी थी। नहायत तो खूबसूरत दुरंगा घोड़ा था। लंबे लंबे बाल झूल रहे थे, दुम फूली हुई थी। क्रिस्टोफर ने मेरी अचानक खामोशी महसूस की और मेरी तरफ देखा। घोड़ा, मैंने आहिस्ता से कहा। ओहो, कहाँ? वो देखो, वो उस तरफ। मैंने उंगली से इशारा किया और क्रिस्टोफर उस तरफ देखने लगा। आहा, कैसा शानदार घोड़ा है, जंगल का हुस्न। लेकिन मिस्टर सरफराज, क्या उसे पकड़ना आसान होगा? कोशिश करेंगे, मैंने कहा, और फिर मैंने उधर से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। मैं उस घोड़े को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम लोग देखो, ताकि मेरे अंदाज में काम कर सको। और फिर सब इकट्ठे हो गए। मैंने एक रस्सी थामी और बरक रफ्तारी से घोड़े की तरफ दौड़ने लगा। निहायत हैरत अंगेज तौर पर दौड़ता हुआ मैं घोड़े के करीब पहुँच गया। घोड़े को मेरी आहट मिल गई। उसने गर्दन उठाकर देखा और फिर वो दौड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए यह तजर्बा भी बहुत दिलकश था। मैंने एक हाथ से रस्सी थामी और दूसरे हाथ से दौड़ते हुए घोड़े को संभालने के लिए तैयार हो गया। मैंने सरकश घोड़े की गर्दन ख्याली गिरफ्त में ले ली और घोड़ा उछलने कूदने लगा और गर्दन छुड़ाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मामूली सी हैसियत रखता था वो मेरी गिरफ्त में। मैंने उसे खूब थकाया और जब वो नढाल हो गया तो मैंने रस्सी उसकी गर्दन में डाल दी। घोड़े ने मुझसे समझौता कर लिया था। मैंने रस्सी उसकी गर्दन में डाली और उछलकर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। दूर से मुझे अपने साथियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी और वह सब के सब तालियां बजा रहे थे और मैंने घोड़े का रुख उसकी तरफ कर दिया। वंडरफुल, वेरी गुड, जिंदाबाद जियाले, मेरे साथी चीख रहे थे। खूबसूरत घोड़ा बिल्कुल बेबस हो गया था। मैं उन लोगों के करीब पहुंचकर घोड़े से उतर गया। इंतहाई हैरत अंगेज सरफराज, बेहद शानदार, क्रिस्टोफर बोला। हम खुद को तुमसे कम तर महसूस करते हैं। बिलाशुबा ये आसान बात नहीं है, वो कह रहे थे, लेकिन शाम तक मसरूफ़ रहकर मैंने ये बात बहुत आसान बना दी। हमने 5 घोड़े, 2 भैंसें और 2 रिवर लेकर हम चल पड़े। जंगली भैंसें घोड़ों से ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ हो सकती है। भैंसों की सवारी में मेरे 2 साथी मामूली से ज़ख्मी हो गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और जब हम कामयाबो कामरान अपने कैंप पर पहुँचे तो दूसरों की हालत देखने के काबिल थी। अरे ये गौले जिया नानी, कर्नल डक्सन के मुंह से निकला और फिर उसने एक घन गर्ज चकंद लगाया। अरे देखो भाई, ये जियाले सवार कहाँ से चले आ रहे हैं। और फिर वो कह के लगाने लगे। घोड़े तो काबू हो गए थे, लेकिन भैंसे काबू में नहीं आ रहे थे। लेकिन जहाँ जाने कैसे मार मार कर उनका दिमाग दुरुस्त कर लिया गया और फिर उन्हें घास और पानी फराहम किया गया। घोड़ों की भी खातर मदारत की जाने लगी और फिर रात को तमाम लोगों की टैंक हुई। मेरी राय है कि अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए, मैंने कहा। बिल्कुल, अब हम कील कांटे से लेस हैं, कर्नल डिक्सन ने मेरी तायद की।
پانی کی ایک اچھی مقدار ہمارے ساتھ ہوگی، اس کے باوجود پانی کفایت سے خرچ کیا جائے گا، اور یہی کیفیت گوشت کی ہوئی۔ یہ گوشت زیادہ عرصے تک نہ چل سکے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت تک استعمال کیا جائے۔ راستے میں ہمیں جہاں کسی شکار مل سکا ہم شکار کر کے گوشت محفوظ کریں گے، پانی کی کمی پوری کر لیں گے۔ جانور اگر کچھ اور ہاتھ لگ گئے تو انہیں بھی پکڑیں گے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کرسٹوفر نے تائید کی۔ چنانچہ آج کی رات جلدی سونے کی کوشش کی جائے اور صبح سورج نکلنے سے قبل سفر شروع کر دیا جائے، تاکہ دوپہر دھوپ سے بچنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کر لی جائے۔ بالکل ٹھیک مسٹر سرفراز۔ سب حسب معمول بڑے بڑے الاؤ روشن کر لیے گئے اور پہرا دینے والے مستعد ہو گئے۔ اس وقت ابتدائی کی ڈیوٹی میری ہی تھی، حالانکہ میرے ساتھیوں نے مجھے اس سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بات میرے اصول کے خلاف تھی۔ میں نے ان کو چند ہی اصول بتائے تھے یا پھر آدم خوروں سے انہیں بچا لیا تھا، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ اس کا صلہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور خود کو کچھ اور سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ ڈیوٹی تو کرنل ڈکسن کو بھی دینی تھی، صرف عورتیں اس سے مستثنی تھیں۔ لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ٹوبو میرے پاس آ گیا۔ ہیلو چیف۔ ہیلو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کہ تم نے دوسروں کی طرح سونے کی کوشش نہیں کی۔ نیند نہیں آ رہی، لیکن دوسری ڈیوٹی تمہاری ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اصول کے خلاف ہے ٹوبو، تمہیں سو جانا چاہیے۔ تو وہی بات، ٹوبو بھتنے پھیلا کر بولا۔ کیا؟ میں نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ بس زیادہ جگمٹ میں اس لیے پسند نہیں کرتا، فوراً اصول بننے لگتے ہیں۔ اصول تو بری چیز نہیں ہے ٹوبو۔